नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये मेरा क्लाइमेट या फिर बोल सकते हो आप इन्वायरमेंटल अवेयरनेस सीरीज में पहला वीडियो है। इससे पहले मैं एक दो वीडियो लेके आ चुका हूं, तो वो भी आप देखिए, लेकिन प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जो मैं वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ उसका ये पहला वीडियो मान सकते हैं आप। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्लाइमेट चेंज एक रियल फिनोमिना है और किस तरह से हमारा अर्थ का इकोसिस्टम क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हो रहा है। पोल्यूशन में आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि पोल्यूशन कितनी बड़ी विकराल समस्या बन चुकी है। तो मैंने ये स्लाइड रखी है आपके सामने, तो बहुत प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस स्लाइड को थोड़ा पॉज करिए, फिर देखिए कि वाकई में ऐसा है और दिस इज़ सीरियस इशू। इसको लाइट मत लीजिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस है हो सके मैं अवेयर करूं लोगों को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन पे मैंने बहुत कुछ पढ़ा है दोस्तों। मैं यूपीएससी की तैयारी किया था, तो उसमें कम से कम 2-3 महीने तक मैंने इस इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट को पढ़ा है और उसमें बहुत डिटेल से और बहुत प्रैक्टिकल वे में पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मेरे को पता है और चीज़ें जो अपने सराउंडिंग में हो रही है और वो हमारे लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होने वाली है, अभी हो रही है और बहुत फ्यूचर में होने वाली है। आप देखो अपने आसपास क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन से रिलेटेड कितनी सारी समस्याएं हैं, तो वो सारे रियल प्रॉब्लम है। उसको एक मिथ या फिर एक छोटी समस्या करके मत भूल जाना। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में क्या आगे बताने वाला हूँ, मेरा क्या पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने। पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा बड़ा ये होने वाला है कि मैं आपको एक क्लाइमेट चेंज के बारे में बताऊंगा। क्लाइमेट चेंज क्या है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में बहुत छोटे छोटे टॉपिक ऐसे उठा के लेके आऊँगा जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होंगे। अब जैसे मैं क्लाइमेट चेंज से क्या प्रभाव हो रहा है, क्या इम्पैक्ट है, तो उस पर हर छोटे छोटे टॉपिक में डिस्कस करूंगा। तो क्लाइमेट चेंज आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, और तभी आपको उसके प्रभाव समझ में आएंगे। तो एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक साथ सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक जो बोलता ना कि मूवी का ट्रेलर, वो ट्रेलर दे रहा हूँ। आगे आने वालों में पूरी पिक्चर आपको दिखाई जाएगी। हर सब टॉपिक पे मैं वीडियो अलग अलग लेके आऊँगा। अभी जैसे देख लो, एक समझाता हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, तो सी लेवल पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो ग्लेशियर मेल्टिंग पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अपना रेन पैटर्न है, वेदर फिनोमिना में चेंज हो रहा है, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो ऐसे सब टॉपिक कम से कम 15-20 सब टॉपिक लेके आऊँगा क्लाइमेट चेंज पे। तो तब आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज किस बला का नाम है, व्हाट इज़ द क्लाइमेट चेंज। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, तो आगे जो आने वाले वीडियो हैं उसको आपको समझने में ईजी रहेगा। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज में ही एक टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होती है, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी आती है दोस्तों। शब्द होते हैं, लेटर्स होते हैं, तो उनको हमको समझना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम उस पूरे जो सब्जेक्ट है, पूरे जो मैटर है, उसको सही से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा या फिर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो हमारे उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके क्या कंसिक्वेंस है, मैंने बताया कि कंसिक्वेंस बहुत ज़्यादा हैं, मैं एक ही वीडियो में नहीं कर सकता हूँ। छोटे छोटे कंसिक्वेंस में मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंस है क्लाइमेट चेंज के, तो वो सारे मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ। आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी तो सिर्फ मैंने एक बड़ा आइडिया दे दिया कि ये कंसिक्वेंस है। बाकी थोड़ा बहुत सॉल्यूशन रेमेडी भी बात करेंगे, उसके भी सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज में बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, फिर आगे जो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है इसमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। यहाँ पे हम बहुत सारी बार बात करेंगे दोस्तों कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, और ये बात करेंगे कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, हमको रोकना चाहिए, 2 डिग्री रोकना चाहिए,
इस तरह की बातें हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, या फिर आप भी जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, यूट्यूब पे और भी चैनल देखते होंगे कि इससे रिलेटेड, तो आप ये चीज़ें बहुत पढ़ोगे कि 1.5 डिग्री हमारा टारगेट है, इससे ज़्यादा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें में आपको ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, इसके जो टर्मिनोलॉजी इसी से समझ में आ रहा है दोस्तों कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर क्या है, पूरे ग्लोब का जो एक एवरेज जो टेम्परेचर है उसका एवरेज लेते हैं तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर आता है। तो इसका एक बहुत कैलकुलेशन होती है, बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन होती है। बहुत सारे जगह थर्मामीटर लगे हैं, उन थर्मामीटर की रीडिंग नोट करके एक एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है, तो वो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर होता है। अब ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में एक दो बातें बताना चाहता हूँ मैं। जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, जो ग्रीन हाउस गैस अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जो नेचुरली तरीके से होती है, अगर वो ना हो, या फिर जो अभी ग्रीन हाउस गैस को सारी को हटा दिया जाए, तो हमारा जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर होगा -18 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये फैक्ट याद रखना, बहुत काम आने वाला है। दूसरा है, अगर विद ग्रीन हाउस गैस, जब आप एट प्रेजेंट रियल सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें कि अगर ग्रीन हाउस गैस ऑलरेडी है, तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर आज से प्री इंडस्ट्रियल लेवल के टाइम पे कितना था, वो है 14 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 14 डिग्री सेल्सियस। और एट प्रेजेंट कितना है? अप्रोक्सीमेटली 15.2 डिग्री सेल्सियस एट प्रेजेंट। तो आप ये कंपैरिजन देख सकते हो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से मतलब है 1850 से 1900 बीच का था, जब इंडस्ट्रियल लेवल जो बोलते हैं ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा, उससे पहले जो हम सोचते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज फिनोमिना है ना, वो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ही क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं। तो हम ये कंपेयर करते हैं कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या सिचुएशन थी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद क्या सिचुएशन है, तो उस टाइम पे क्या टेम्परेचर था और अभी हम क्या टेम्परेचर, तभी हम चीज़ों को एक रेफरेंस मान के समझ पाएंगे। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो एक टेम्परेचर था वो 14 डिग्री सेल्सियस था और अभी 15.2 है, तो ऑलमोस्ट 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि 1.2 डिग्री सेल्सियस ही तो बड़ा है। तो आगे आने वाले वीडियो में और इसी में मैं बताऊंगा कि 1.2 डिग्री सेल्सियस चेंज, इट इज़ ट्रेमेंडियस चेंज। ये एक बहुत, मतलब बोलते हैं कि अगर 2 डिग्री अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ह्यूमन कांट सर्वाइव, लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट सर्वाइव। इतने सारे कंसिक्वेंस होंगे कि हम बोल नहीं सकते। प्रलय आएगा, तबाही आएगी 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर क्या होता है। क्लाइमेट चेंज को समझने में हमको बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट है रन अवे ग्लोबल हीटिंग। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, जो सिचुएशन है आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल हो गई है और उस ऐसे मोड में चली गई है जहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक है। मतलब अगर टेम्परेचर हम बढ़ रहा है, जैसे 1.2 डिग्री टेम्परेचर हो गया या 1.5 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो एक ऐसा साइकिल बन जाएगा कि वो खुद ही अपने आप बढ़ाता रहेगा। तो वो ह्यूमन के आउट ऑफ कंट्रोल पे, ह्यूमन कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करे, कुछ भी पोल्यूशन नहीं करे, कुछ भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करे, तो तब भी सिचुएशन ऐसे मोड में चली जाएगी, ऐसे फेज में चली जाएगी कि आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक कार्बन लेवल। एटमॉस्फेरिक कार्बन लेवल से सिंपल ये समझिए कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें कार्बन होता है। जैसे CO2 हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, तो इनमें कार्बन कंटेंट होता है। तो वो एक यूनिट होती है कि इतना कार्बन से ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेंजर सिचुएशन होगी। तो उसको मेज़र करते हैं ppm में, पार्ट पर मिलियन। तो अभी एट प्रेजेंट में जो रीडिंग, जो ऑब्जर्वेशन है एज ऑन टुडे 420 ppm है और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि बाय 2025 से लेके 2050 तक इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 425 टू 450। ये एक बहुत डेंजर लेवल है। अगर इसमें हम चले गए तो सिचुएशन बोलते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और फिर इसके ऑनवर्ड 2050 से इट इज एक्सपेक्टेड टू गो बियॉन्ड 450 ppm।
450 ppm का मतलब ये होता है कि अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर 2 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या सिचुएशन होगी, ये मैं आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा कि अगर अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है या फिर एटमॉस्फेरिक कार्बन लेवल 450 ppm से ज़्यादा हो जाता है तो क्या ह्यूमन सर्वाइव कर पाएगा, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे, वो हम इस आगे आने स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तीसरा है ग्लोबल मास एक्सटिंक्शन। ऐसा बोलते हैं कि अभी तक अर्थ का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है, अर्थ का जो लगभग जो टाइम एज माना जाता है 4.5 करोड़ ईयर्स माना जाता है। तो तब से लेके अभी तक, जब से नेक्स्ट है थर्ड है ग्लोबल मास एक्सटिंक्शन। ग्लोबल मास एक्सटिंक्शन से हमारा ये है कि एक ग्लोबल लेवल पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो इसको ग्लोबल मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं। तो एट प्रेजेंट वी आर फेसिंग 6th ग्लोबल मास एक्सटिंक्शन। इससे पहले बिग 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। आपने सुना होगा कि डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ है, बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर और डी ग्लेशियर पीरियड में भी कुछ एक्सटिंक्शन हुआ था। तो इससे पहले 5 बिग एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। लेकिन ताजुब की बात यह है, जो पहले जितने भी एक्सटिंक्शन हुए हैं बिग 5 एक्सटिंक्शन, वो मैन मेड नहीं थे, वो नेचुरल थे। वो अर्थ अपने आप को रेगुलेट कर रही थी और वो एक स्वाभाविक था, नेचुरल था। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट एक्सटिंक्शन, जिसको 6th ग्लोबल मास एक्सटिंक्शन बोल रहे हैं एक्सपर्ट, वो मैन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के द्वारा है। हम उसको खुद इन्वाइट कर रहे हैं। हम ह्यूमन इज़ द ओनली रीज़न behind this mass extinction, and already it won't come, it is already started since the industrial revolution started। जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है तब से ही ये मास एक्सटिंक्शन को बोलते हैं, वो पीरियड स्टार्ट हो चुका है। हम रिपोर्ट में आए दिन पढ़ते हैं ये स्पीशीज़ है, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि थ्रेटन्ड है, डेंजर लेवल पे है, जो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो और वो भी मास स्केल पे। मास एक्सटिंक्शन उसको बोला जाता है कि जो 75% बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी स्पीशीज़ होते हैं जिनमें डाइवर्सिटी होती है, जैसे ह्यूमन एक स्पीशीज़ है, पेड़ पौधे हैं उनमें भी बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं, एनिमल्स हैं उनमें बहुत सारी स्पीशीज़। ऐसे करते करते लगभग मोर देन 80 लाख स्पीशीज़ हैं। और जब 80 लाख में से 75% स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन हो जाएगा तो वो फेज कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी वो एक्सटिंक्शन चल रहा है, ऑन गोइंग है। कब ये ख़त्म होगा पता नहीं, लेकिन इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड और ये हमने इसको इनवाइट किया है। तो ग्लोबल मास एक्सटिंक्शन आपको पता चल गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज। इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज से मतलब ये है कि हमने क्लाइमेट चेंज इतना कर दिया है कि वी कांट रिस्टोर इट। सिंपल बोलते हैं कि जब मैं बताया कि एटमॉस्फेरिक कार्बन लेवल जब 450 ppm से बियॉन्ड हो जाएगा या फिर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज होगा। फिर शायद कोई सी भी साइंस टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, ह्यूमन कितना भी एफर्ट कर ले, वो 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर 1 डिकेड 2 डिकेड में उसको रिस्टोर नहीं कर सकता। अर्थ का इकोसिस्टम उसको अपने तरीके से रिस्टोर करेगा। एंड इट मे टेक 100 ईयर 500 ईयर 1000 ईयर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। वो इतना, क्योंकि ऐसी बात है। तो आई होप आप इन सारी टर्मिनोलॉजी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तो पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज की जगह ग्लोबल वार्मिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि अर्थ का टेम्परेचर कितना है, तो वो वार्मिंग ही हो रहा है ना। अगर जब क्लाइमेट वार्म हो रहा है, अर्थ वार्म हो रही, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं या फिर ग्लोबल हीटिंग भी बोलते हैं। तो ये सारी इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। तो आप क्लाइमेट चेंज बोल लो, ग्लोबल वार्मिंग बोल लो, ग्लोबल हीटिंग बोल लो, ऑल आर सेम। इसका डेफिनेशन क्या है? जो ongoing increase in the global average temperature and its
इफेक्ट्स ऑन अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो ऑनगोइंग अपना जो अर्थ का सरफेस का एवरेज टेम्परेचर है उसमें क्या चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। उसमें बहुत चेंज हो रहा है। अब वो चेंज नेचुरल भी है दोस्तों और मैन मेड भी है। तो नेचुरल तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर बहुत पहले से होता आ रहा है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे इसमें, और उसका वो कंसर्न भी नहीं क्योंकि वो अपने ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है और वो नेचुरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर मैन मेड एक्टिविटी से इंक्रीज हो रहा है, वो हमारे लिए थ्रेट है, वो बिग चैलेंज है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए थ्रेट है। तो वो हमारा कंसर्न है। और उसका इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट ऑन अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। क्लाइमेट सिस्टम से मतलब है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर जो भी बॉडी है जैसे ओशन हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया, ये सारे बॉडी। बायोस्फीयर से मतलब है सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका आपस में इंटरेक्शन, कैसे वो उनका जीवन यापन चल रहा है, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो सारा बायोस्फीयर में आ जाता है। क्रायोस्फीयर का मतलब होता है, क्रायो मीन्स आइस, क्रायोस्फीयर लाइक ग्लेशियर, जैसे आर्कटिक अंटार्कटिक जो एरिया है वो क्रायोस्फीयर में आएगा। लिथोस्फीयर मतलब अर्थ का जो सरफेस है उसको हम अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है ऊपर वाला उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो सारी चीज़ें क्लाइमेट सिस्टम में आ जाती है। तो क्लाइमेट सिस्टम मतलब पूरा अर्थ एज ए इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीमेंट से। और वो क्यों हो रहा है वो आगे आने वाली स्लाइड में और वीडियो में हम एक एक टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये WHO कह रहा है। WHO ने क्या कहा है, WHO कॉल्स क्लाइमेट चेंज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ग्लोबल हेल्थ इन द 21st सेंचुरी। तो आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये कितने सीरियस टॉपिक हैं, इन पे सबको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले रहे हो, तो एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर कि कितनी बड़ी समस्या है। आप एटलीस्ट जानो तो सही, होना प्रिवेंटिव मेजर लेना, रेमेडियल मेजर लेना वो बात की बात है, ठीक है, वो गवर्नमेंट करेगी, हम भी करेंगे, लेकिन एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर। अवेयर होने में तो कुछ नहीं जा रहा है ना। आपको चीज़ें आप आसपास घट रही है, पोल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में अगर आप अवेयर होंगे तो आप कुछ ना कुछ अपने कॉन्शियस लेवल पर कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा यही है इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो की सीरीज के माध्यम से, कि आप में अवेयरनेस आए। और ये रियल फिनोमिना, ये इसको ध्यान रखो दोस्तों, ये इमेजिनरी फिनोमिना नहीं कि कैलकुलेशन की ऐसा होगा। किसी बाबा ने, किसी ने जो बोलते ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी कर दी कि 2050 तक अर्थ तबाह हो जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी। ये साइंटिफिक स्टडी के बेस पे हैं सारी चीज़ें, ऐसे नहीं कि कोई हवा में बात चल रही है। सारी चीज़ें रिपोर्ट हैं, वो सारी साइंटिफिक बेस है उनका। अब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है और ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से मतलब ये होता है कि वो ग्रीन हाउस गैस, तो नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है। तो डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस वो होती है जो कि अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाएं। वो सारी गैसेज, जो भी गैसेज अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती है, वो सारी गैसेज को हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलेंगे। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे वो ओजोन हो, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने बताया था कि ओजोन लेयर जब पढ़ाया था, ओजोन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ाया था, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस भी होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर के लिए भी हार्मफुल होती है और क्लाइमेट चेंज के लिए भी हार्मफुल होती है। तो इस टॉपिक को ऐसे समझा करो, किसी एक टॉपिक को यूनिडायरेक्शनल मत पढ़ा करो, 3D व्यू रख के पढ़ो कि यार क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। वाटर वेपर, एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग इज ए नेचुरल फिनोमिना दोस्तों। मतलब ग्लोबल वार्मिंग कोई एक ऐसी बला नहीं है जो कि एकदम डिस्कवरी हुई है। ये ग्लोबल वार्मिंग शुरू से ही चलता आ रहा है, लेकिन उसका एक नेचुरल फिनोमिना से हो रहा था, नेचुरल रेट से हो रहा था। अब आप देखो वाटर वेपर भी एक
ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस जो क्लाइमेट चेंज है उसमें वाटर वेपर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन वाटर वेपर को तो हम एमिट नहीं कर रहे ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से वाटर वेपर डिस्टर्ब नहीं हुआ ना, तो वो तो नेचुरल एक कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस में, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब मैन मेड एक्टिविटी के द्वारा हम गैसों को एमिट करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों को एमिट करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वो है सीवियर थ्रेट, वो है कॉज ऑफ कंसर्न हमारे लिए। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अकर्स व्हेन ग्रीन हाउस गैसेस इन प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर इंसुलेट द प्लैनेट। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और वो ग्रीन हाउस गैसेज जो अर्थ से रेडिएशन आ रही है उसको ट्रैप कर लेती है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती है, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ये होता है सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह से होता है। हमारा जो अर्थ है, अर्थ से सोलर रेडिएशन आती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब जब वो आती है तो अर्थ के सरफेस पे हिट होती है और अर्थ को क्या करती है, वार्म करती है। अर्थ उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और फिर वही जो रेज आई वापस री रेडिएट होती है अर्थ के सरफेस से। जब वो री रेडिएट होती है, रीडायरेक्ट होती है बैक टू स्पेस, बैक टू एटमॉस्फेयर, तो उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, जैसे CO2 ले लो, CH4 ले लो, वाटर वेपर ले लो, वो सारी उस जो री रेडिएट हुई है, रीडायरेक्ट हुई है टुवर्ड्स द स्पेस, उसको स्पेस में रिलीज नहीं होने देती है और एटमॉस्फेयर के अंदर ही उन रेडिएशन को, थर्मल रेडिएशन को क्या करती है, ट्रैप कर लेती है। जब थर्मल रेडिएशन को ट्रैप कर लेंगे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, तो उसी को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। अब इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं, मतलब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है। अगर आपको थोड़ा और पढ़ना है तो मैंने स्लाइड लगा दी है, इसको पढ़ सकते हो आप। एक और इस टॉपिक में वैसे कंसर्न तो नहीं है, लेकिन एक बात बता देता हूँ दोस्तों, क्या होता है, एटमॉस्फेयर सुनते होंगे, स्काई सुनते होंगे, स्पेस सुनते हो, ये तीनों टर्मिनोलॉजी का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। एटमॉस्फेयर तो वो हो गया जहाँ पर गैसेस पाई जाती है, मतलब अर्थ के सरफेस से वो हाइट, वो एल्टीट्यूड जहाँ तक गैसों का पाया जाना विद्यमान होता है उसको एटमॉस्फेयर की रेंज में जाता है। लेकिन उससे भी थोड़ा और ऊपर जाते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर से लगभग बोल दो आप 100 किलोमीटर हाइट पर, एल्टीट्यूड पर जब जाते हैं तो उसको, उस रेंज को स्काई बोलते हैं, करमान लाइन बोलते हैं। बहुत सारी बात न्यूज़ में सुना होगा कि करमान लाइन ये है। तो करमान लाइन अर्थ के जो सरफेस से जो 100 किलोमीटर हाइट है उसको बोलते हैं स्काई, और उससे और आगे जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेस। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता देगा कि कैसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि अर्थ के सोलर सिस्टम से क्या होता है कि शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आती है, जो थर्मल रेडिएशन होती है, वो अर्थ की सरफेस को हिट करती है, फिर वही रेडिएशन रीडायरेक्ट होती है टुवर्ड्स द स्पेस। लेकिन उसको क्या, ग्रीन हाउस गैस ट्रैप कर लेती है, तो उससे अर्थ का जो टेम्परेचर है, सरफेस का टेम्परेचर है, वो बढ़ता है। तो ये स्लाइड देख सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ी चीज़ें टेक्निकल होने वाली है, तो मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं रखी इसमें, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। आप बहुत सारी बार न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं देखते होंगे, तो आप सुनते होंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट है कि जो भी इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल पर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, बहुत सारे कंट्री मिलके ऐसे स्टेप्स मेजरमेंट कर रहे हैं कि अर्थ जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आप ये ऐसी बहुत सारी बार टर्म सुनेंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट क्या है। तो ये मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़ें तो और चीज़ें क्लियर हो। तो क्या होता है कि ऑलरेडी मैं ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर क्या होता है वो बता चुका हूँ कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे 14 डिग्री सेल्सियस था और एट प्रेजेंट 15.2 डिग्री सेल्सियस है।
तो कितना बढ़ गया, 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया लगभग। ठीक है, तो अब 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो वो 1.2 डिग्री सेल्सियस 1.5 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है, तो बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट आपस में मिलकर काम कर रही है, तो उनका टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट रखा उन्होंने कि इससे ज़्यादा नहीं पहुंचना चाहिए। अगर पहुंच गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ऑलरेडी हम वी आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम्स, अगर उससे आगे चल गया तो मैंने बताया ना कि रन अवे ग्लोबल हीटिंग हो जाएगा, रन अवे ग्लोबल हीटिंग हो सकता है, इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज हो सकता है जिसको हम वापस रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इतना टारगेट सेट किया गया है कि अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। और फिर उसके बाद आता है कि 2 डिग्री टेम्परेचर भी एक टारगेट सेट करते हैं। तो आई होप दोस्तों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आप इस स्लाइड को पढ़ो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, 2 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, टारगेट क्या ले रखा है। ये सारी चीज़ें मैंने स्लाइड में इंक्लूड की है। जो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहता है वो स्लाइड को देख सकता है। अगर मैं इनको समझाने लगा और ज़्यादा तो क्या होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब ये तो समझा दिया। अब क्या होता है कि वाई इज़ 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट क्रिटिकल, मतलब अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया या फिर 2 डिग्री मान लो, अगर इतना हो गया तो क्या हो सकता है। तो वो मैंने सारे जो साइड बोलते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट, डायर कंसिक्वेंस, जो बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक फेलियर आने वाला, डिवास्टेशन आने वाला है, प्रलय आने वाला है, वो सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, ऑलरेडी देख रहे हैं। इनमें देखो, स्लाइड को पढ़ो। ऑलरेडी वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। अभी गर्मी का समय चल रहा है तो आप ऑलरेडी सुन रहे होंगे न्यूज़पेपर में कि हीट वेव आ रही है, हीट स्ट्रोक बहुत फ्रिक्वेंट हो चुका है। नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि शाहरुख खान को हीट स्ट्रोक हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो ये तो छोटी मोटी न्यूज़ है दोस्तों। जब टेम्परेचर अभी तो 1.2 डिग्री टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर 1.5 डिग्री या फिर 2 डिग्री से ज़्यादा पहुंच जाएगा तो सोचो क्या ह्यूमन सर्वाइव कर पाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे। ये बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इस स्लाइड को पढ़ता हूँ मैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैं आगे आने वाले वीडियो में इन पे हर एक टॉपिक पे डिटेल से डिस्कशन करूँगा, डिटेल से आपको समझाऊँगा। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में क्लाइमेट चेंज क्या होता है ये नहीं समझाने वाला हूँ। अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट क्या हैं, क्या हम फेस कर रहे हैं, क्या रेमेडियल मेजर कर सकते हैं, क्या किए जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 वीडियो में क्लियर करूँगा। इम्पैक्ट देखते हैं क्या है। जब फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव्स एंड स्ट्रोक, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं और इट विल मोर एस्केलेट। ड्रॉट्स आएगी, सूखा पड़ेगा, हैवी प्रेसिपिटेशन होगा। जहाँ पर प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, जहाँ पर रेन नहीं होनी चाहिए वहाँ पर रेन होगी, जहाँ पर रेन चाहिए वहाँ पर नहीं होगी। आपने देखा होगा रिसेंटली दुबई जैसे डेजर्ट एरिया में लास्ट 100 ईयर में ऐसी रेन नहीं हुई, वो अभी वहाँ पर हुई। तो ये सारे क्लाइमेट चेंज के आउटकम है दोस्तों। इनको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू और व्हाट वी आर गोइंग टू फेस इन फ्यूचर। नेक्स्ट है एडिशनल 10 सेंटीमीटर राइज इन सी लेवल, मतलब 10 सेंटीमीटर अगर सी लेवल भी राइज हुआ, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होने से सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज होने से सबसे बड़ा जो थ्रेट होगा ना, वो एक तो जो ओशन है उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, और दूसरा जो बहुत सारे स्मॉल आइलैंड कंट्री हैं वो सिंक होना शुरू कर देंगे। उनमें से आधे कंट्री तो सिंक हो जाएंगे, जैसे मालदीव है और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है ऐसे कंट्री, तो वो सारे सिंक होना शुरू कर देंगे। कोस्टल लाइन है, वो कोस्टल लाइन
टेरेस्ट्रियल जो अर्थ का जो लैंड है उसके अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर देगी। जो कोस्टल सिटी में जितने भी कोस्टल सिटी हैं वो उनके लिए एक बड़ा थ्रेट बन जाएगा। जैसे मुंबई है अपना, चेन्नई है, वाइजैक है, इधर मैंगलोर है, कोची है, ये सारी सिटी और ऐसे वर्ल्ड में जितनी भी सिटी है जो कोस्टल लाइन पे है उन सब के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जावा। वो आज से 20 साल 30 साल का सोच रहे हैं, ऑलरेडी दे आर फेसिंग दिस इशू दैट कि वो कोस्टल लाइन पे है वो कैपिटल, तो उसको कैपिटल को ही दे आर गोइंग टू शिफ्ट इट जस्ट बिकॉज दे थिंक दैट इट विल सिंक इन नेक्स्ट 30-40 ईयर। तो दे आर शिफ्टिंग द कैपिटल, सी द सिचुएशन। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सब कुछ आ गया दोस्तों। जो भी इकोसिस्टम का मतलब होता है जो अर्थ इज लाइक ए बिग इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसका आपस में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, इसको इकोसिस्टम को भी मैं अलग से क्लास लूँगा कि इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। इकोसिस्टम ऐसा होता है कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका आपस में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है और इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, कि इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से प्रोसेस में हैं हम। अभी जैसे हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हम पानी पीते हैं, सारा किस तरह से चीज़ें लिंक है, किस तरह से चल रहा है। तो एक सिस्टम है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं और उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट से मतलब है वही बताया, जहाँ जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा बारिश होगी, जहाँ पर बारिश नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पर फ्लड आएगी। इस तरह की चीज़ें होने वाली है और ऑलरेडी हो रही है। वाइल्ड लाइफ फायर, आप देखते हो कि जंगलों में आग लग रही। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट कंडीशन बढ़ेगी, तो ओबियसली जहाँ पर सूखी घास होगी, जो कि जहाँ पर थोड़ी सी भी मात्रा में कुछ अगर उनके फेवरेबल कुछ चीज़ें हो जाए तो फायर हो जाए, स्टार्ट हो जाएगी, तो वाइल्ड लाइफ फायर होगी, तो वाइल्ड फायर होगी। डस्ट स्टॉर्म बढ़ेंगे, जो डेजर्ट में स्टॉर्म आते हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, सहारा डेजर्ट है, वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म बहुत आते हैं, तो उनका पैटर्न चेंज हो जाएगा। वहाँ पे रहने वाले लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कब डस्ट स्टॉर्म आ गया, कब नहीं आया। हमारे इंडिया में भी एक थार डेजर्ट है राजस्थान में, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉर्म आते हैं, डस्ट स्टॉर्म, तो उनका जो पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट लॉस, मतलब इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, पेड़ पौधे, एनिमल्स, मछलियाँ, कोरल रीफ जितने भी हैं, सारी बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑलरेडी उनका बायोडाइवर्सिटी लॉस स्टार्ट हो चुका है और बहुत रेट से बायोडाइवर्सिटी लॉस की तरफ हम जा रहे हैं। हैबिटेट लॉस हो गए हैं, जो जैसे अब कोरल रीफ है, कोरल रीफ का एक टेम्परेचर पे वो अपने आप को रेगुलेट करती है, सस्टेन करती है। अब वो टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा तो कोरल रीफ डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हैबिटेट लॉस हो रहा है। जो जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं, और वो हैबिटेट लॉस हो रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप थ्रेट में आ जाएंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, मैं आपको जस्ट एक समझाता हुआ चल रहा हूँ। ग्लेशियर मेल्टिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग समझ में आ रहा होगा। ग्लेशियर का जो मेल्ट है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, मतलब जैसे हमारा हिमालय है, हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, तो टेम्परेचर की वजह से दे स्टार्ट मेल्टिंग, उससे उसके भी बहुत साइड इफेक्ट है, वो अपन अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली जस्ट 2 डेज बैक दोस्तों आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि वेनेजुएला एक कंट्री है जिसमें 5-6 ग्लेशियर थे, और उनमें से ऑलरेडी 4-5 ग्लेशियर तो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। जो लास्ट ग्लेशियर था वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। सी द सिचुएशन, मतलब ग्लेशियर आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट ऑल्सो। अब ग्लेशियर एक्सटिंक्ट हो रहे तो वो पानी कहाँ जाएगा? ओशन में जाएगा। ओशन से ओशन लेवल बढ़ेगा, ओशन लेवल बढ़ने से क्या कंसिक्वेंस हो सकता है हम डिटेल में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्वेजिव स्पीशीज़, इन्वेजिव स्पीशीज़ का मतलब है दोस्तों एक स्पीशीज़ एक अपने इकोसिस्टम में रह रही है, अगर वहाँ पर कुछ इन्वायरमेंट चेंज आता है तो वो उस हैबिटेट को, जहाँ वो रहती है उस हैबिटेट को छोड़कर इधर उधर जाएगी, तो और जहाँ जाएगी वहाँ पर वो एक आतंक मचा देगी। मतलब वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ है जहाँ पर वो जाएगी वहाँ पर एक तरह से इन्वेड करेगी
और वहाँ की जो लोकल स्पीशीज है उसको भी वो तबाह कर देगी। इसको बोलते हैं इन्वेसिव स्पीशीज़। तो ये जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पेड़ पौधे एनिमल ह्यूमन सब आ गए हैं, ये सब डिस्टर्ब होंगे, ये सब इधर से उधर भागेंगे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोस्टल लाइन पे हम रह रहे हैं, अब वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ा तो हम खुद अपने आप को डिस्प्लेस करेंगे किसी दूसरी जगह पर। ऐसे ही बहुत सारे आई टोल्ड यू दैट वी हैव मोर देन 80 लाख स्पीशीज़। तो जब 80 लाख स्पीशीज़ हैं, दे विल फेस दिस इशू, दे विल स्टार्ट डिस्प्लेसिंग दैट सेल्फ। वो इधर उधर भागेंगे तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ऑलरेडी आप अगर थोड़े बहुत अवेयर होंगे तो इन्वायरमेंट में हम ये टॉपिक बहुत डिटेल से पढ़ते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी सारी इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं और उनके कितने ज़्यादा थ्रेट है। तो इन्वेजिव स्पीशीज़ पे मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट चलते हैं फूड शॉर्टेजेस, क्योंकि एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, ऑलरेडी चल रहा है। एग्रीकल्चर में जो क्रॉप है बहुत सारी डिजीज़ बढ़ेगी तो फूड शॉर्टेज अपने आप होने लग जाएगी। मॉस्किटो रैपिड ग्रोथ, एक टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो मॉस्किटो का रैपिड ग्रोथ होगा। पब्लिक हेल्थ विल बी सीवियरली अफेक्टेड मोर देन कोविड-19 वेव से जो अफेक्ट हुआ था ना, उससे ज़्यादा पब्लिक हेल्थ विल बी डिस्टर्ब। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है वो 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर चेंज को सस्टेन नहीं कर सकता। अगर 2 या 3 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसमें होने लग जाएगी, डिसफंक्शनल हो जाएगा हर ऑर्गेनिज्म जितने भी अपने हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत सीवियरली अफेक्ट होगी। वाइड स्प्रेड ग्लोबल कोलैप्स ऑफ आवर इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल सिस्टम। जितना भी सोशल बोलते हैं हम, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम जो बोलते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ करो, सोशलिटी बढ़ाओ, कंज्यूमर बनो। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम इतने चल रहे हैं, रेस चल रही है कि चाइना 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो इंडिया भी उसको रेस कर रहा है। अभी बोल रहा है कि 3rd 4th नंबर की इकोनॉमी बन चुका है, नंबर 1 बनेंगे, 3rd बनेंगे, 2nd पे आएंगे, 1st पे आएंगे। ये रेस चल रही है ना दोस्तों, ये सारी रेस ऐसे के ऐसे धराशय हो जाएगी। एक जब ये चीज़ें एक आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू कर देगी ना, तो इन सब चीज़ों पर हमको चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में संचालित करना पड़ेगा। और जब 2 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा तो इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी मैं जो क्लाइमेट चेंज में इरिवर्सिबल इफेक्ट क्या होता है वो बता चुका हूँ। तो आई होप दोस्तों जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और जो मेरा पर्पज़ है इस तरह के वीडियो बनाने का कि अवेयरनेस बढ़ाना, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो वीडियो कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ से बनाए हुए हैं। या तो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है, या फिर कुछ न्यूज़पेपर में आ गया होगा तो उसको यूट्यूब पे डाल रहे हैं। ऐसे वीडियो जो कि करंट अफेयर के तौर पे पढ़ा रहे हैं, जिसको कैंडिडेट एस्पायरेंट एग्ज़ाम देंगे इसलिए उसको पढ़ते हैं यूट्यूब पे। ऐसे वीडियो हैं, ऐसे वीडियो जो कि अवेयरनेस फैलाएं, ऐसे वीडियो बहुत कम है। और इस तरह के जो डायमेंशन है ना वो हर कोई कवर नहीं करता है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक कंटेंट देना, इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। मेरा मकसद है कि आपका जो विजडम लेवल है वो विजडम लेवल और बढ़े, उसका दायरा और बढ़े। आप चीज़ों को सोचो कि आपके आसपास चल क्या रहा है, क्योंकि ह्यूमन का सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट या फिर जो बोलते हैं वो दिमाग होता है। और दिमाग को विजडम की तरफ लेके जाओ, विजडम उसका बढ़ाओ, ना कि जस्ट एक नॉलेज, डेटा, इन्फॉर्मेशन, ये सब छोटी चीज़ें हैं। विजडम बढ़ाओ। विजडम जब तक आप नहीं बढ़ाओगे तब तक आप इन चीज़ों के बारे में, अपने आसपास क्या चल रहा है वो नहीं सोचने। आप एक डायरेक्शन में चलोगे, जो भेड़ चाल चल रहा है ना वो उस डायरेक्शन में चलोगे। लोग बाग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बस उनको उनसे मतलब है। हम इन्वायरमेंट कितना इम्पेक्ट हो रहा है, पोल्यूशन कितना कर रहे हैं, और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से कितना साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए विजडम का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी विजडम बढ़े, ना कि नॉलेज। इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत कुछ है, लेकिन इंटरनेट पे आपको विजडम नहीं मिलेगी।
व्हाट हैपन इफ़ टेम्परेचर गो बियॉन्ड मोर देन 2 डिग्री टेम्परेचर। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बता दिए, इतने सारे साइड इफ़ेक्ट मैंने बताए, उनको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या होगा। आप पढ़ो, इंटरनेट पे देखो कि क्या होगा अगर 2 डिग्री से, और 2 डिग्री कोई इमेजिनरी वो नहीं है कि नहीं बढ़ेगा। हम साइंटिस्ट और जो साइंटिफिक स्टडी है वो ये बोल रही है कि आफ्टर 2050 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब सोचो जब 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हम कंसिक्वेंस अभी फेस कर रहे हैं वो सारे 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। और उसमें क्या ह्यूमन विल सर्वाइव, हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं दोस्तों। ह्यूमन्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली अडाप्ट एंड सर्वाइव अ सर्टेन लेवल ऑफ वार्मिंग। एक बहुत छोटा सा चेंज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं। अगर वो चेंज एक लिमिट से ज़्यादा है ना तो कैटास्ट्रोफिक फेलियर विल कम, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अब इसके क्या इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, इतना सारा समझाया, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, प्रिवेंशन क्या है, रेमेडी ऑफ द क्लाइमेट चेंज क्या है, वो सारे आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।